been happening behind the scenes? Let's keep it in Hindi since I think protest की Yeah, बात yeah, कर रहे हैं right, तो right. फिर वो बेटर रहेगा. So काफी कुछ चल रहा है behind the scenes. मेरे चैनल पे अभी मैंने कुछ ही दिन पहले दो सीनियर एडवोकेट्स का इंटरव्यू लिया था यहाँ से मुंबई से ही, देखा जिन्होंने था मैंने. WHO के चीफ साइंटिस्ट को लीगल नोटिस भेजा था आइवरमेक्टिन के ऊपर, सप्रेसिंग द sort of treatments that are available for COVID. Not just, I mean, of course, नेचुरल ट्रीटमेंट्स तो बहुत सारी है, बट फार्मास्यूटिकल्स में भी कुछ चीजें सप्रेस की गई है और ट्रायल्स फ्रॉडुलेंटली किए गए हैं आइवरमेक्टिन के और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के. तो उसके ऊपर उन्होंने लीगल नोटिस भेजी थी. इसके ऊपर इनका थोड़ा ट्रैक्शन आया. काफी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है हमारी, जो इस पैंडेमिक और षड्यंत्र के खिलाफ है, उनको भी पता चला इनके बारे में. तो ये काफी फेमस है अब्रॉड. तो यहाँ पे भी फिर ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं. और सौम्य स्वामीनाथन ने एक्चुअली उनके ट्वीट डिलीट किए उनके लीगल नोटिस भेजने के बाद, तो वो काफी बड़ी बात है वो. सो उन्होंने अभी रिसेंटली एक HRSC ह्यूमन राइट सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू उनका 132 पेज का लंबा एक कंप्लेंट भेजा है ऑफिशियल्स को, कि इनको जो भी ये षड्यंत्र के पीछे है और जो भी बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट सप्रेस करके और ये सारा फ्रॉडुलेंट साइंस हम पे पुश करके जो लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिनके बिजनेसेस गए हैं, जिनकी आमदनी एक्सेट्रा सब सारी सारी चीजें गई है, उनको आप बेसिकली अरेस्ट करो. पहले तो उनपे ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन करो, फिर उनको अरेस्ट करो. तो ये उन्होंने बेसिकली कुछ ही दिन पहले अपना लेटर निकाला था. और बाकी जहां तक बात प्रोटेस्ट की है तो मैं उस पर आता हूँ, बट आई एम जस्ट टॉकिंग. एक मिनट योहान, मैंने सुना है कि कनाडा में भी किसी ने रॉथशाइल्ड फाउंडेशन और क्वीन ऑफ इंग्लैंड के ऊपर केस किया था, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं है. आई थिंक टॉकिंग अबाउट वो क्वीन और जो मतलब प्रिंस सर फिलिप थे, उन्होंने कुछ बच्चों को उठाया था कनाडा से और फिर उन पे केस हुआ था. आप उसकी बात कर रहे हो? आई थिंक सो. क्योंकि एक केस तो है, मैंने भी उसके बारे में पढ़ा है कि क्वीन और प्रिंस फिलिप ने कुछ बच्चों को कनाडा के एक हॉस्टल टाइप के एरिया से उठाया था. तो उठाया था मतलब वो विजिट करने गए थे वहां पे, फिर उन बच्चों को लेके गए थे और वो बच्चे कभी लौटे नहीं थे. फिर उनमें से एक बच्चा बड़ा होके उनके अगेंस्ट कोर्ट में टेस्टिमनी देने वाला था और फिर उसको उन लोग ने मरवा दिया. तो that's मुझे ये पता है. आप, I don't know if you're talking about something else, but this is the case that I know about against the Queen and against Philip. I think it was more to do with the Illuminati and adrenochrome thing. हाँ, उसकी बात है ना. तो बच्चों को अबडक्ट किया था, फिर वो बच्चे कभी गए नहीं थे ना वापस, और उनमें से एक बचा था. So he was going to give testimony in court, but वो मर गया उसके पहले. So that's unfortunate, but there's a lot of evidence against the royals and काफी सारे ये लोग जो मतलब इनकी circles में घूमते हैं and them being involved in Satanism and pedophilia. It's very widespread in the top circles. Why is UN not doing anything about it? UN itself is involved to some extent. आप देखोगे तो UN के अगेंस्ट भी काफी एविडेंस है कि इनके पीस कीपिंग ट्रूप्स जो मतलब एरियाज में गए हैं, वो मतलब काफी उनके खुद के लोगों ने मतलब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज और ये सारी चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं. UN के अगेंस्ट इंक्वायरीज भी हुई है. इसके बारे में भी आपसे सोर्सेज शेयर कर सकता हूँ. बट UN के लोग भी मतलब इसमें शामिल रहे हैं. ऑफ कोर्स पूरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बट उनके मतलब कुछ लोग, एक स्कैंडल हुआ था बीच में जहाँ पे इनके सो कॉल्ड पीस कीपिंग ऑफिसर्स ये सारी एक्टिविटीज में पकड़े गए थे. सो राइट. जय, एक क्वेश्चन है कि आर पीपल टेकिंग द रेवलेशन सीरियसली? क्या लोग सच में इन बातों को बिलीव कर रहे हैं जो कुछ भी सामने आ रहा है? बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं. मेरे जितने, आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स who don't even want to believe in all this. How does one, and going around taking jabs, I mean, how does one tackle it? Yeah, that's really difficult. it's because they spend their entire life believing in something. So the longer you spend in that mode, the harder it is to change your mind, because changing your mind involves changing your entire identity and whatever you hold dear to in your life, It whatever you is. based your life on. It's a very difficult thing to do. So that's why it's easier for younger people to wake up than people who've had certain established ways in their life, and then that changing that is much more difficult, which is why you see some of that. But I think लोगों के पास वो बैरोमीटर नहीं रहता ना. मतलब people have just lot of people को ये सब चीज के बारे में लास्ट ईयर या मे बी 2 साल पहले जब से ये इवेंट शुरू हुआ है उस तब पता चला. बट समवन लाइक मी और पीपल जो पहले से इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, हम लोग ने अपनी लाइफ स्टोरी तो पूरी अलग है ना. बिकॉज वी वर इन्वॉल्व इन अ टाइम जब हम 5-6 साल पहले ये चीज बोल रहे थे, पर दैट टाइम इट वाज लाइक क्रेजी, लाइक आउट ऑफ द वुड्स. कोई सबूत नहीं था इसका इन द सीन, इन द पब्लिक. आज भी जो वीडियोस देखने को मिल रहे हैं और जो कुछ भी सामने आ रहा है,
बहुत मुश्किल है उसे बिलीव करना। एक Yeah. एक करके रोज मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मतलब मैं अपनी जिंदगी तो भूल ही गई हूँ। I've No, forgotten that's my work, I've forgotten my life, I've forgotten what normal life is whole day। मतलब वो जो रेवलेशंस होते हैं, वीडियोस आते हैं एड्रेनोक्रोम के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, इट्स क्रेजी। And Rais Ansari is asking, please explain natural law dark forces apply on us and we are losing. Due to this, we are powerless. I don't think you should believe that you're powerless, but anyway, go on, Johan. no, we seem powerless because the population doesn't have the right understanding of what's going on and what to do about it. When जब लोग समझेंगे वो, जब लोग actually natural law का knowledge समझेंगे, उसको apply करेंगे अपने life में, collectively जब हम आके वो करेंगे, तो we will not be powerless anymore. One person, of course, in his life against the system, you can't stand up like that. This is why we need numbers. That's why we need cooperation. That's why we need लोगों का साथ में आना काफी जरूरी है। इसके लिए हमारी ताकत जो है वो संख्या में ही है। इसके लिए लोगों तक जागरूकता फैलाना और फिर उनको ऑर्गेनाइज करना, साथ में इकट्ठा करना, वही हमारा सबसे अहम काम होना चाहिए ये टाइम पे। जहां तक प्रोटेस्ट की बात है तो मैं उसके बारे में बता दूं, वी गॉट परमिशन फ्रॉम द मुंबई पुलिस टू डू द प्रोटेस्ट। एक्चुअली दैट्स पॉजिटिव न्यूज। तो 24 तारीख के लिए हमको परमिशन मिला है। हम लोग मार्च निकालने का सोच रहे हैं फ्रॉम कोटवाल Only in गार्डन टू Mumbai? शिवाजी पार्क। या Only हाँ, in Mumbai? नहीं, बिकॉज हम, मैं और हम लोग जो है कुछ मुंबई वाले, वो मुंबई का ही देख रहे हैं, बाकी स्टेट्स के वो बाकी वाले देख रहे हैं। तो वहां से जब अपडेट आएगा तब आपको इन्फॉर्म कर देंगे। पर अभी के अच्छा, लिए तो हाँ, हो हम लोग रहा कुछ, है ना दूसरे शहरों में, जैसे दिल्ली, हाँ हाँ, कैलकाटा वगैरह, इट्स हैदराबाद, हैपनिंग बैंगलोर। एवरीवेयर। सब जगह हो रहा है वो। बैंगलोर, बैंगलोर नॉट श्योर, बट डेफिनेटली जयपुर में हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, और कोलकाता में भी होगा फॉर श्योर। सो दीज थ्री प्लेसेस फॉर श्योर होगा, मुंबई के अलावा। बाकी जो भी हमें पता चलता है कि कोई करना चाहता है अपने एरिया में, तो हम वो अवेकन इंडिया मूवमेंट के ब्रॉडकास्ट पे हम डाल देते हैं वो, ताकि आप वहाँ पे अपडेट रहोगे जो भी हम मैंने मतलब मैंने अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसके बारे में। मैंने बिहार से संजीव तिवारी और अकोला से प्रकाश पोरेख को भी आज बुलाया है, और उनको इस प्रोटेस्ट के बारे में बोला था, और उनको बोला था कि वो अपने जगह पर करें। तो प्रकाश अगर जी ऐसा कुछ, हमारे टच में है, हमारे टीम में है वो, हाँ मुंबई के, मुझे वो पता हमारे है, साथ जुड़ने वाले हैं। हाँ मुझे पता है, तो मैंने बोला था उन्हें, और उन्होंने मुझे बताया कि वो तुम्हारे टच में हैं, और आज भी उनको बुलाया है। आ गए और वहां पर उन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट किया, तो बहुत अच्छी बात है। तो जितना नहीं, फैलेगा वो तो उतना वहां पे बेटर तो रहेगा। करते रहते हैं। मतलब आई थिंक इट बी बेटर हम एक जगह पे इकट्ठा होके एटलीस्ट हम दिखा पाए, तो उसका इम्पैक्ट काफी रहेगा। सो राइट, इट्स बेटर टू डू राइट, इट इन वन प्लेस। राइट, ओके। सो दिस प्रोटेस्ट, व्हेन यू से व्हाट, ये प्रोटेस्ट एक्चुअली किस मुद्दे को लेकर है? जो भी मुद्दे के बारे में हम 2 साल से बात कर रहे हैं, अभी तो क्रिस्टलाइज हुआ है इसी मुद्दों पे कि हम लॉकडाउन के खिलाफ है। हमें कोई लॉकडाउन नहीं चाहिए फ्यूचर में। दैट्स बेसिकली हाँ, दैट शुड बी द एंड ऑल एंड बी ऑल ऑफ इट, कि हमें फ्यूचर में कोई भी लॉकडाउन नहीं चाहिए। बिकॉज लोग, अभी हमने देखा है, वायरस आया, ठीक है, लॉकडाउन कर दिया, फिर वायरस गया तो वेरिएंट आया, वेरिएंट गया तो नया वेरिएंट आया, वेरिएंट के बाद भी क्लाइमेट के एजेंडाज है इनके। तो ये सारी चीजें को इम्प्लीमेंट करना केक वॉक हो जाएगा उनके लिए, बिकॉज लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अभी लॉकडाउन का पैराडाइम एक्सेप्ट हो गया है, तो फिर एक टाइम ये पैराडाइम एक्सेप्ट हो जाता है तो इट्स इजी टू पुश इट ऑन पीपल कंटिन्यूअसली, क्योंकि एक नॉर्मल बन जाता है ना। ये तो ठीक है, मतलब वो कर रहे हैं लोग, पहले भी किया था, अभी भी करेंगे। वो रेजिस्टेंस टूट जाती है। मतलब अभी पहली बार इनको लॉकडाउन डालना था, इट वाज अ बिग थिंग टू पुश। इसके लिए इतना फियर उनको क्रिएट करना पड़ा उसके लिए, फिर जाके लोगों ने जैसे तैसे एक्सेप्ट किया। वो भी लोग, मतलब इवेंचुअली तो उसका भी मतलब बिलीफ निकल गया। जो भी वायरस में भी मानते हैं, वो भी सब लोग लॉकडाउन के अगेंस्ट ही है। कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि ठीक है लॉकडाउन नेसेसरी है ना, बट मोस्ट लोग जो भारत के हैं वो लॉकडाउन में तो मानते नहीं है। चलो वैक्सीन में मानते होंगे, मास्क में मानते होंगे, पर लॉकडाउन के खिलाफ तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि उनकी मतलब डायरेक्टली उनका पर्सनल जो भी लाइफ है और पर्सनल बिजनेस है वही बर्बाद हुआ है उससे। तो बहुत सारे लोग इसके खिलाफ है। तो लॉकडाउन कभी नहीं होना चाहिए। इसका सबूत, ठोस सबूत, 2 साल हो गए अभी। किसी को अभी भी डिसबिलीफ है तो 2 साल का पूरा डेटा है हमारे पास कि लॉकडाउन का डिजीज से या डेथ से या वायरस से कोई एसोसिएट, कोई संबंध नहीं है उसका। लॉकडाउन करते ये लोग और उसका कोई मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखता डिजीज के कर्व पे या डेथ के कर्व पे। तो लॉकडाउन कभी नहीं होना चाहिए उसके, मतलब जस्ट बेस्ड ऑन दैट लॉकडाउन कभी नहीं होना चाहिए। और लॉकडाउन काम क्यों नहीं करते वो भी एक अलग प्रश्न है। वो मेरे हिसाब से काम नहीं करते बिकॉज जो वायरस की हम बात कर रहे हैं, वो जो था थोड़ा प्रॉब्लम था लास्ट ईयर, अभी तो नहीं है बिकॉज मोस्ट लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी हो गई है।
और जिनको नहीं हुए हैं उनके लिए भी ये वायरस एरोसोलाइज्ड है, तो वो हवा में फैलता है बेसिकली, ड्रॉपलेट्स में नहीं फैलता। उस पर भी बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था डब्ल्यूएचओ में, और काफी साइंटिस्ट ने आके बोला भी था लास्ट ईयर कि एरोसोल से फैलता है तो मास्क भी काम नहीं करेंगे, लॉकडाउन भी काम नहीं करेगा उसकी वजह से, बिकॉज एरोसोल से घूमता है तो आपका मास्क में इतना सारा छेद है, वो किधर से भी घुस जाएगा अंदर। और एरोसोल से अगर घूमता है तो 6 फीट का दूरी का कोई बात नहीं है, वो हवा से भी घूम के आपके पास आ सकता है वो। सो इसके लिए मास्क और लॉकडाउन काम नहीं करते, बिकॉज वो वायरस ड्रॉपलेट से ऐसे नहीं घूमता, वो एरोसोलाइज्ड होता है और फिर एरोसोल से भी घूम सकता है। तो दैट्स वन ऑफ आवर मेन डिमांड ऑफ कोर्स, लॉकडाउन को खत्म करना। बाकी जहां तक अपनी मैंडेटरी मास्क की बात है, देयर बीन अगेन 2 years ऑफ एविडेंस के मास्क काम नहीं करते, और अभी काफी सारे ट्रायल्स हुए हैं ये लास्ट साल में ही, जहाँ पे उन्होंने देखा है कि वे लोग हेल्थ केयर वर्कर्स को मास्क पहनाते हैं, फिर इनके साइड इफेक्ट देखे गए हैं कि इनकी लंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इनको स्किन पे प्रॉब्लम आने लगते हैं। फिर बच्चों के लिए भी स्टडीज की गई है अभी कि इनके मास्क पे इतने सारे बैक्टीरिया और फंगस और वायरस पाए जा रहे हैं, उनको कल्चर किया जा सकता है, वहाँ पे कॉलोनीज उग रही है ये सारे माइक्रोब्स की उनके मास्क पे। तो मास्क के भी साइड इफेक्ट्स अभी मतलब काफी अनकॉन्ट्रोवर्शियल है, अगर आप इसका साइंस पढ़ोगे तो स्टडी आफ्टर स्टडी इज शोइंग द सेम थिंग कि मास्क पहनने से ऑक्सीजन कम हो जाता है जो आप लेते हो, उसका सैचुरेशन हवा में कम हो जाता है, और उसकी वजह से काफी सारे इश्यूज हो सकती है आपको। तो दैट इज वन ऑन मास्क। तो मैंडेटरी मास्क आल्सो वी आर अगेंस्ट दैट, बिकॉज उसको अगर आपने किसी को उसको फोर्स किया तो आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। और जहां तक उसकी एफिकेसी की बात है तो वो भी काम नहीं करते, ये भी देखा गया है कि मास्क को जब भी ये मैंडेट करते हैं तो उसका वायरस से या डिजीज से कोई एसोसिएशन संबंध दिखता नहीं है उसका। मास्क लगाते हैं ये लोग और फिर उसका कोई डायरेक्ट असर नहीं पड़ता, मतलब रैंडम डेटा है वो पूरा। तो मैंडेटरी मास्क के भी हम खिलाफ है, हम फोर्स टेस्टिंग के खिलाफ है, बिकॉज ये जो भी अभी टेस्ट हम पे की जा रही है पीसीआर पे, इसके लिए हमने उसका पूरा पेपर मैंने और मेरे दोस्त ने बैठ के उस पर ड्राफ्ट किया था। ओके, आई थिंक नहीं चली गई है तो मैं टेस्टिंग के बारे में ही बात करता हूँ। तो मैंडेटरी टेस्टिंग के हम खिलाफ है, बिकॉज जैसे हमने हमारे पेपर में भी काफी इन डेप्थ वे में बताया है कि जो टेस्ट है वो वायरस से बेसिकली डायग्नोस करने के लिए बनी गई नहीं है। जो एक्चुअल टेस्ट है वायरस को ढूंढने के लिए उसको वायरल कल्चर टेस्ट बोलते हैं। बैक्टीरिया होता अगर ये तो उसको बैक्टीरियल कल्चर बोलते हैं। इस टेस्ट में क्या किया जाता है कि आपके सैंपल लिया जाता है, फिर वो सेल लाइन होता है एक, उसमें ये लोग उगाने की कोशिश करते हैं वायरस को, अगर वो उग गया तो वायरस है, नहीं होगा तो वायरस नहीं है। पीसीआर क्या करता है, वायरस का छोटा टुकड़ा ढूंढता है। वो आप अगर लास्ट ईयर भी इन्फेक्ट हो गए थे, 2 साल पहले भी इन्फेक्ट हो गए थे, वो काफी समय के बाद भी आप में पॉजिटिव ढूंढ सकता है वो, क्योंकि वो वायरस को एक तरह आपका इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है, फिर उसको तोड़ के वो छोटे टुकड़े आपके बॉडी में घूमते रहते हैं। तो अगर उस आपके मतलब पीसीआर ने उसको उठा लिया तो आपको पॉजिटिव दिखाएगा, जबकि आप कोई आप इन्फेक्शियस हो ही नहीं, आप किसी के लिए थ्रेट हो ही नहीं। तो वो हम फोर्स टेस्टिंग के लिए भी खिलाफ है, बिकॉज इस टेस्ट के बेसिस पे ही जो सारा केस और डेथ फिगर है वो आ रहा है। तो केस बराबर से डायग्नोस होना चाहिए और डेथ सर्टिफिकेट भी बराबर से क्लासिफाई होनी चाहिए। तो ये नहीं हो रहे, बिकॉज इसका डायग्नोसिस जो है, मतलब डायग्नोसिस का मतलब हम जैसे बोलते हैं कि मेरा भाई से कोविड से मर गया, ये कोविड से मर गया, वो कोविड से मर गया, तो उसको पूछना चाहिए भाई कैसे पता आपको कोविड से मरा, तो आपको जवाब मिलेगा कि हाँ वो पॉजिटिव था। तो ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये अब काफी सारे समझदार और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोगों को अभी तक पता नहीं है कि पॉजिटिव टेस्ट का मतलब वो कुछ मीनिंग नहीं है उसका। पॉजिटिव मतलब आपके बॉडी में छोटा टुकड़ा मिला वायरस का, वो कभी आया था आपके बॉडी में उसका कुछ पता नहीं, 2 साल पहले आया तो भी आप ढूंढ सकते हो। इस पे भी काफी सारी स्टडीज है पिछले वायरसेस पे कि मर्स का, सार्स का, इन लोग ने जब काफी महीने के बाद टेस्ट किया, मीजल्स का भी ऐसा रिसर्च है, इन्फेक्ट होने के 6 महीने बाद, 8 महीने बाद भी पॉजिटिव आ रहा है उसमें, मतलब इन्फेक्शन होके चले भी गया और फिर उसके इतने महीने बाद वो पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव का मतलब वो आप बीमार हो ऐसा नहीं है, बिकॉज आपके शरीर में काफी सारे जो डेडली वायरस भी होते हैं जो पाए गए हैं, स्वस्थ लोगों के बॉडीज में डेडली डिजीज कॉजिंग वायरस पाए गए हैं। तो वो कैसे हो सकता है, कैसे आपका स्वस्थ कैसे हो सकता है और आपके बॉडी में डिजीज कॉजिंग वायरस कैसे हो सकता है, बिकॉज हमारा बॉडी में जो माइक्रोबायोम है और जो वायरोम है, जो बैक्टीरिया वायरस का जो पॉपुलेशन है पूरा, वो काफी बड़ा है, और यही हमको चैलेंज करते हैं और हमको हेल्दी रखते हैं। ये इनका रोल रहता है माइक्रोब्स का कि हमें वो स्वस्थ रखे। तो बुरे माइक्रोब्स भी होते हैं, अच्छे माइक्रोब्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब बुरे सब अच्छे हैं, बट स्वस्थ लोगों के बॉडी में थोड़े बुरे माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं स्वस्थ हूँ और मेरे बॉडी में थोड़ा उनको कोरोना वायरस मिल गया, तो उसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, वो टोटली लॉजिकल है कि क्योंकि हमने देखा है पास्ट में भी स्वस्थ लोगों के बॉडी में एचआईवी पाया गया है और हर्पीस पाया गया है और हेपेटाइटिस, ये सारे वायरस स्वस्थ लोगों के बॉडी में पाए गए हैं। तो किसी के बॉडी में ढूंढना इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के लिए
थ्रेट है या किसी के लिए वो मतलब ऐसे खतरा है, ठीक है, तो हम मैंडेटरी टेस्टिंग के लिए भी खिलाफ है उसके लिए। और ये टेस्ट बंद हो जाएगा तो फिर केस भी कम हो जाएंगे, डेथ्स भी कम हो जाएंगे। तो आप फिर बोल नहीं पाओगे कि ये कोविड से मरे, क्योंकि ये टेस्ट निकल जाएगा। तो एक टाइम कोविड से मरना लोगों ने कम कर दिया और डेथ का डायग्नोसिस बदल जाएगा। तो फिर ये जो भी केस है, और वेव की बात कर रहे हैं अभी, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, तो कोई वेव ला नहीं पाएंगे लोग अगर टेस्टिंग को हमने एक्सपोज कर दिया। तो टेस्ट ही पूरा जड़ है समस्या का। एक बार टेस्ट को एक्सपोज कर दिया तो एक सब खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए हम मैंडेटरी टेस्टिंग के लिए भी खिलाफ है। मुंबई का जो लोकल ट्रेन है वो कब से बंद पड़ा हुआ है, और इसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं है, साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि आप लोगों के ट्रैवल को रोको। हमारा राइट टू ट्रैवल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको अभी आर्बिट्रेरली रोका जा रहा है बिकॉज हमको ये झूठ बोला गया है कि अभी थ्रेट है, आपको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है तो आपको घर में रहने की जरूरत है। ये थ्रेट कभी था ही नहीं मेरे हिसाब से इनफैक्ट। और मतलब था भी तो भी, अगर सेकेंड वेव का मानते भी हो कि थ्रेट था, तो अभी पूरी तरीके से चला गया है वो। मुंबई लेवल 1 में काफी टाइम से है ऑफिशियल डेटा के हिसाब से भी। तो ये ट्रेन का जो भी है रिस्ट्रिक्शंस और ट्रैवल का जो भी रिस्ट्रिक्शंस है बेसिकली, इनफैक्ट सब रिस्ट्रिक्शंस खुलने चाहिए, बट एटलीस्ट ट्रेन तो डेफिनेटली खुलनी चाहिए। बिकॉज हमारे काफी जो गरीब लोग हैं, मजदूर है, ये सारे लोग ट्रेन से ही ट्रैवल करते हैं। तो ट्रेन नहीं खुलेगी तो आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, फिर ट्रैवल नहीं कर पाओगे तो एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम होता है, जॉब्स का प्रॉब्लम होता है, लोग ऑफिस जा नहीं पाते, ऑफिस जा नहीं पाएंगे तो सैलरी नहीं आएगी, सैलरी नहीं आएगी तो लोग गरीब होंगे तो फिर वो उनको दिक्कत होगी, और फिर वो बेसिकली इम्पोवरिश हो जाएंगे और उनको काफी सारे लाइफ में इश्यूज झेलने पड़ेंगे, वीक हो जाएंगे इकोनॉमिकली। तो इसके लिए हम फोर्स टेस्टिंग के लिए भी खिलाफ है, और बेसिकली ट्रैवल का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो वन ऑफ आवर मेन डिमांड्स इन द प्रोटेस्ट इज डेफिनेटली open the local trains up so that people can travel freely because the right to travel is enshrined in the constitution। इसके अलावा भी काफी सारे इश्यूज है जिसके हमने बात की है। अभी ग्रेट रीसेट का जो ओवरऑल एजेंडा है, इसको अचीव करने के लिए ही ये जो पैंडेमिक है उसको इनैक्ट किया गया था। तो एक बार ये लोग समझ गए कि ग्रेट रीसेट का एजेंडा क्या है, दैट्स बेसिकली टू क्रिएट वन वर्ल्ड टोटलिटेरियन सुपर स्टेट, और हमको सबको गुलाम बनाना, टेक्नोलॉजिकल स्लेव्स बनाना, हमको साइबॉग बनाना। तो ये सारी चीजें अभी लोगों को आउटलैंडिश फारफेच लगती होगी, पर आप इनकी खुद की राइटिंग्स पढ़ोगे या इनके खुद के वर्ड्स पढ़ोगे, जैसे क्लॉस श्वाब है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेड है, वो खुद बोलते हैं कि हम 5-10 साल में हम ब्रेन चिप्स लाएंगे और ये सारा टेक्नोलॉजी लाएंगे जो आपकी बॉडी के अंदर होगा और आप में निगरानी रखेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये ओपनली बोलते हैं ये लोग। तो उसका ये एंड गेम ही है उसका, और वो एंड गेम को पास में लाने के लिए ये लोग अभी जो भी पैंडेमिक के नाम पे जो भी उल्लू बना रहे, लोगों को बेवकूफ बना रहे, वो उसी के बेसिस पे हो रहा है। तो वी आर ओवरऑल अगेंस्ट द ग्रेट रीसेट एजेंडा, जिसको पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी बोला गया था, अभी बस इसका अलग नाम है ग्रेट रीसेट। बट वो सारी चीजें सेम ही मीन करती है कि ये एलिट का एजेंडा है, हमें गुलाम बनाना एक वर्ल्ड गवर्नमेंट में। बेसिकली उसके जो भी डिटेल्स है, फैसेट्स है, क्या एजेंडा है, ये कैसे इम्पोज होगा, कैसी सर्वेलेंस होगी, इस सब के बारे में मैंने आपके साथ प्रीवियसली भी बात की है, तो लोग उसको जाके देख सकते हो एजेंडा को समझने के लिए। बट हम लोग ग्रेट रीसेट एजेंडा के खिलाफ है। तो उसमें 5G का मुद्दा भी आ जाता है, उसमें टीको का मुद्दा भी आ जाता है, उसमें ये सारे इश्यूज साथ में आ जाते हैं, बिकॉज ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। और डेफिनेटली जो पैसे का मुद्दा है, जो हमने फिएट करेंसी की बात की थी, वो भी उसमें आती है कि कैसे ये लोग हमारी आर्थिक जो स्वतंत्रता है उसको तोड़ रहे हैं, ये फिएट करेंसी का कंट्रोल और मैनिपुलेशन करके। तो ये सारी चीजों को हम एड्रेस करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट कोई सरकार से भीख मांगने के लिए नहीं है वैसे, बट प्रेशर तो बिल्ड करना वो ऑटोमेटिकली प्रोटेस्ट से होता ही है। बट प्रोटेस्ट सिर्फ कोई एंड ऑल बी ऑल सोल्यूशन नहीं है। ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट को बड़ा होते जाना पड़ेगा प्रेशर बिल्ड करने के लिए कंटिन्यूसली, बट इट हैज टू बी कपल्ड विद नॉन कंप्लायंस। मतलब हमारी संख्या एक बार इतनी बड़ी हो गई कि हम सब मतलब साथ में आके कुछ कर सके, तो हमें इनके आदेश को मानना इनकार करना पड़ेगा। और जो भी पुलिस मिलिट्री में काम कर रहे हैं वो अभी इनके लिए, उनको हमें कन्विंस करना पड़ेगा कि वो छोड़ के फिर हमारे साइड पे आए, और फिर वो संख्या बड़ी होनी चाहिए नॉन कंप्लायंस की। मतलब हमें ये सारे जो भी इलीगल कानून है, जो कुदरती नियम के खिलाफ है, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, उनको हमें मानना नहीं है। वो एंड स्टेज होगा तभी जाके ये लॉकडाउन जो भी है खत्म होगा। बिकॉज जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, ये पूरा जो कॉन जॉब है वो अथॉरिटी का विश्वास में ही रहता है, क्योंकि लोग मानते हैं कि ये पॉलिटिशियन ने ऑर्डर दिया, फिर उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो पुलिस वाले मानते हैं, मिलिट्री मानते हैं, ये सारे लोग मानते हैं, फिर जाके ही हमारी सिचुएशन ऐसी होती है। अगर आप लीगल ओपिनियन लोगे लोगों का, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जिसके बेसिस पे ये पूरा चीज किया गया है, वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसको थ्रू आउट करना चाहिए। बट वो थ्रू आउट कभी होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो मे बी कोई जज रूल करेगा उस पर, तब तक काफी साल हो जाएंगे, तब तक हमारी सबकी जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी होगी। सो इट इज अ टाइम टू रेजिस्ट, और वो रेजिस्टेंस आना पड़ेगा सभी साइड से। इसलिए हम
पॉलिटिकल फ्रंट पे भी हमें काम करना पड़ेगा, लीगल फ्रंट पे भी हम काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे भी काम कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना, बिजनेसेस खड़े करना, बाइंग सेलिंग फ्रॉम ईच अदर यूजिंग डिफरेंट करेंसीज, ये सारी चीजें को साथ में मिलके काम करना पड़ेगा। उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा, उतना ही ज्यादा हम सक्सेसफुल हो पाएंगे इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म नहीं, बट इन द लॉन्ग रन इट विल बिल्ड ऑन इटसेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, बहुत सारे देश ने कोविड को एक्सेप्ट कर लिया है कि कोल्ड फ्लू की तरह ये रहेगा, तो उन लोगों ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है हटा दिए हैं। आप राइट, सिंगापुर की बात कर रहे हो, राइट? 2-3 जगह पे सुना है मैंने, आई मुझे हर्ड अबाउट याद, सिंगापुर, यस। सिंगापुर के अलावा भी 1-2 जगह पे हुआ है। लेकिन वो क्या इसलिए है कि वहां पे सब लोगों ने वैक्सीन ले ली है, या उनको लेना पड़ा, या इसलिए है कि मतलब वैक्सीन लो या नहीं लो, लाइफ शुड गेट बैक टू नॉर्मल? आई थिंक इस पे थोड़ा स्पेकुलेशन है, इट्स लिटिल टू अर्ली टू से, बट कुछ लोग की थियरीज है कि उन्होंने 70% वैक्सीनेशन का टारगेट मीट कर दिया है। इसके लिए अभी वो मतलब बेसिकली उन्होंने इनको लेट लूज कर दिया है, ताकि वो जो वैक्सीनेटेड है वो फिर अनवैक्सीनेटेड लोगों को भी बीमार कर पाए, और फिर जो भी है वो बेसिकली पॉपुलेशन में फैल जाए, ये जो वैक्सीन के थ्रू जो शेडिंग वेडिंग हो रहा है इसके बारे में। सो देयर आर थियरीज लाइक दैट। देयर कैन बी अदर एक्सप्लेनेशंस के मतलब उनको 70% ही करना था मेजोरिटी को, और फिर वो हो गया तो अभी खोल दिया है सब चीजें। बट आप देखोगे तो जो बेसिकली अभी नैरेटिव है कि अभी वैक्सीन ले लिया लोगों को तो दे आर गोइंग टू गेट बैक टू नॉर्मल, ये भी एक कॉन जॉब ही है, बिकॉज ये लॉकडाउन कभी दे नॉट मेंट टू एंड। तो अगर वायरस के नाम पे भी उन्होंने खत्म कर दिया तो फिर वेरिएंट के नाम पे चलते रहेगा। आपको जैसे मैंने बताया वो क्लाइमेट का जो थ्रेट है उसको भी ये लोग बेसिकली आप प्रॉब्लम हटा दो, बट कोई भी थ्रेट जिसके वजह से आपको घर में बंद रखे, बिकॉज ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और देश भर में मतलब जो भी दुनिया भर में कंट्रीज है उनके सिमिलर लॉज है ऐसे कि इमरजेंसी के टाइम पे गवर्नमेंट आपके अधिकार रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, आपके ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, आपके राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो ये लोग कोई भी इमरजेंसी आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं, या उसका जो भी परसेप्शन फेक परसेप्शन सेल कर सकते हैं थ्रेट का, और फिर उसके बेसिस पे कर सकते हैं ये लोग। तो वायरस का स्पेसिफिक थ्रेट भी चले गया, सो देयर आर मेनी मोर थ्रेट्स जिसके साथ ये लोग खेल सकते हैं, जो अभी आप देखोगे तो दे कैन स्टेज अ साइबर पैंडेमिक एंड बेसिकली मेक इट लुक लाइक के ये जो भी इंटरनेट ग्रिड है उस पर अटैक हो रहा है, तो उसके बेसिस पे रिस्ट्रिक्शंस लाए जाएंगे। दैट इज वन ऑफ द एजेंडास, क्योंकि इनको इंटरनेट रिस्ट्रिक्ट करना है, इनको इंटरनेट पासपोर्ट्स लानी है। जिनी ऑन म्यूट, बट इनको इंटरनेट पासपोर्ट्स है। There is some question about the cyber polygon attack on 9 July. 9 July is today. It's not an attack, it's a simulation exercise. This is similar to what John Hopkins and Gates Foundation and all did in New York before the pandemic. So it's not like आज कोई अटैक हो रहा है, बट ये लोग सिमुलेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं जहाँ पे ये लोग सिमुलेट करेंगे कि अटैक हो रहा है। सो इट्स नॉट लाइक एक्चुअल अटैक, बट बिकॉज हमने देखा है पास्ट में कि जब भी ये सिमुलेशन एक्सरसाइज होते हैं तभी टाइम पे काफी चांस रहता है कि एक्चुअल वाला भी हो जाए। इसीलिए लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये सिमुलेशन वाला, सिमुलेशन मतलब वो तो एक्चुअल में नहीं होता, वो ऐसे सिमुलेट करते हैं। तो टेरर अटैक्स के टाइम पे भी ऐसा देखा गया है। 9/11 के टाइम पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो 9/11 की सुबह को जो नोराड था उनका एजेंसी, वो एक अटैक सिमुलेट कर रहा था जहाँ पे प्लेन बिल्डिंग में घुस रही थी। तो 9/11 के मॉर्निंग में जो हुआ वो एक्चुअली सिमुलेशन में भी चल रहा था, और अलग अलग टाइप के एटलीस्ट 20-21 सिमुलेशंस 9/11 के मॉर्निंग में चल रहे थे। उनमें से एक था कि एक प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुस रहा है, वही सिमुलेशन था। तो ये कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है इनके खुद के लोगों को, ताकि जो भी एक्चुअली में एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व है और जो लोग कवर अप के लिए यूज किए जाते हैं उनको पता ना हो कि एक्चुअली में क्या चल रहा है और जो सिमुलेशन है क्या चल रहा है। तो कंफ्यूजन जब क्रिएट होता है तो उनके लिए वो एक्चुअल इवेंट पुश करना और इजी हो जाता है। तो ये हमने पास्ट में देखा है, अगर लोगों ने टेरर अटैक स्टडी किए होंगे तो काफी ऐसे देखने को मिलता है। लंदन में भी जब 7/7 का बॉम्बिंग हुआ था तब भी ऐसा देखने को मिला था कि कुछ ही डिस्टेंस पे दूर एक सिमुलेशन चल रहा था जहाँ पे ये लोग सेम चीज को सिमुलेट कर रहे थे। तो वही आज 9 जुलाई को हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का साइबर पॉलीगॉन। सो लेट्स सी अभी क्या होता है। एक्चुअली में कुछ होता है ये टाइम पे अराउंड, सो इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग, बिकॉज आपने देखा होगा तो कोरोना वायरस का पैंडेमिक शुरू होने के पहले भी 6 वीक पहले सिमुलेशन था। So anytime around this time, something like this, there's a chance of it happening. But I think क्योंकि इतनी सारी eyes इस पे focused है, maybe there's a chance they'll not pull it now because people will be expecting it, और कभी unexpectedly आ जाएगा वो। So you really think कि इतना सब expose होने के बाद ये लोग रुकेंगे नहीं?
That's what I said ना, because इतना ये इस पे इतना spotlight आ गया है, maybe they'll not do it now but they'll do it some other time. Yeah. ओके। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें ये दिखाया गया था कि वो जो ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ था वो एक्चुअली एरोप्लेन से नहीं हुआ और किसी ने अंदर से मतलब बॉम्ब एक्सप्लोड किया। सो I आई think it सॉ was both. मैंने स्टडी काफी डिटेल में 9/11 को स्टडी किया है, and I think it was both. Definitely प्लेन्स को हाईजैक किया गया था और वो ग्राउंड से कंट्रोल हो रहे थे और उनको हाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुसाया गया था, but that वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग also had you know बॉम्ब kind of एक्सप्लोजन। explosives and all fit into it that were also involved in bringing the building down. In Bangalore, traffic police is cutting challan for mask for people who are traveling in the car alone. We Alone, if saw somebody is we saw this traveling in Delhi also, right? दिल्ली में इतना बड़ा सीन हो गया था, वो दो जो कपल थे वो जा रहे थे और वो बोल हाँ, रहे थे कि हम गाड़ी में अकेले हैं, but these people are order followers. That's what I'm saying. Order followers are the people who bring slavery into existence. So because ये लोग blindly जो भी नियम आते हैं उसको वो लोग enforce करते हैं, इसकी वजह से ये स्टेट है आज हमारी, क्योंकि लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा, बिकॉज ये आर्बिट्ररी जो भी ऑर्डर्स है वो पास किए गए हैं जिसके पीछे कोई साइंस नहीं है या कोई भी ह्यूमन मतलब नेचुरल राइट्स का कोई भी फाउंडेशन नहीं है इसमें। इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, किसी की जान बचाना, ये सारी चीजें हेल्थ के नाम पे की जा रही है, बट वो उसी के नाम पे हम ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी हेल्थ सेहत बर्बाद कर रहे हैं लोग। आज जब ये सब हो रहा है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ है? वो उसी मतलब वही कमीशन के थ्रू लेटर गया है ना ये, तो ह्यूमन राइट सिक्योरिटी काउंसिल है जो भारत की, उसी के थ्रू लॉयर्स ने लेटर निकाला है। तो हम भी जानते हैं, मतलब कुछ लोगों को देखो काफी ह्यूमन राइट्स के जो नेटवर्क्स रहते हैं ये फॉरेन इंटरेस्ट से फंडेड रहते हैं रिजीम चेंज क्रिएट करने के लिए और गवर्नमेंट को मतलब इनस्टेबल करने के लिए। तो मतलब इनको काफी मिसयूज भी किया गया है पास्ट में, वैसे आप देखोगे इसका हिस्ट्री ह्यूमन राइट्स वॉच का या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये काफी जॉर्ज सोरोस ऐसे फाउंडेशन से इनको फंडिंग आती है गवर्नमेंट्स को बेसिकली इंस्टेबल करने के लिए, रिजीम्स को टॉपल करने के लिए। जब भी ये लोग ऐसे सेंटिमेंट देखते हैं लोगों का कि लोगों को रेवोल्यूशन चाहिए तो रेवोल्यूशन खड़ा करके खुद का पपेट डाल देते हैं वो लोग। तो ऐसे काफी सारे कलर रेवोल्यूशन हुए हैं पास्ट में, तो ये ह्यूमन राइट्स कॉम्प्लेक्स उसमें भी इन्वॉल्व हुआ है। आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट में ह्यूमन राइट्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी वॉर प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व रहे हैं। मतलब जैसे व्हाइट हेलमेट्स है सीरिया के, उनको ऐसे पोर्ट्रे किया गया था कि ये हीरोज है और वो बेसिकली बच्चों को बचा रहे हैं, वो जो मर के मतलब लोग मर रहे हैं उनको बचा रहे हैं वैसा, जबकि ये खुद टेररिस्ट और आईसिस के साथ इन्वॉल्व थे। सो ऐसे टाइम पे ऑफ कोर्स हमें स्केप्टिकल होना चाहिए ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का, और वही रीजन है कि अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो बेचारी कश्मीर में मैं देख रहा था इतना बुरा हाल है, वो किसी को फोर्सफुल वैक्सीनेशन लग रहा था वहां पे और कोई भी ह्यूमन राइट्स वाले ने अभी तक कुछ किया नहीं उसके बारे में। तो बहुत अभी जगह दिखा पर फोर्सफुल लगा है, घर में से पकड़ पकड़ के नींद से उठा उठा के और बूढ़े बूढ़े लोगों को लगाया है, वो भी जबरदस्ती, जबकि वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि हमको नहीं करना। या आई नो इट्स वेरी सैड। इसलिए हमारी जो बेसिकली एफर्ट है वो हमने लोगों को लेटर्स प्रोवाइड किए हैं। ऑफ कोर्स अभी कोई फोर्स करने आता है तो वो टाइम पे आपका फिजिकल रेजिस्टेंस ही काउंट करेगा, बट एटलीस्ट अगर आपको एम्प्लॉयर फोर्स कर रहा है या आपको कॉलेज फोर्स कर रहा है आपका, या कोई कंपनी फोर्स कर रही है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको इंटिमिडेट कर रहा है लेने के लिए, तो हमने लेटर तैयार किया उसके लिए। वो आप लेटर उनको एड्रेस करके दे सकते हो कि वो लेटर में सारे जो भी जजमेंट्स है कोर्ट्स के और जो भी एविडेंस है इसके क्यों मैंडेटरी नहीं है और क्यों वॉलंटरी है और किससे कितने नुकसान है इसके, कितने लोग मरे हैं इससे, वो सारा डेटा और ठोस साइंटिफिक सबूत तो वहाँ पे है। तो आप वो लेटर उसको दे सकते हो। हमारे लेटर ने काफी सक्सेस भी पाया है क्योंकि काफी सारे जो कंपनीज है और ऐसे ने उन्होंने ऑलरेडी वैक्सीनेशन शेड्यूल करके रखा था इन लोगों का, और फिर उन्होंने लेटर दिया और फिर वो वैक्सीनेशन कैंसिल कर दिया। तो काफी सारे जगह पे हमारा लेटर काम किया है, कॉलेजेस में भी यूनिवर्सिटीज में भी काम किया है इसने। तो आप फर्स्ट स्टेप लो, एटलीस्ट आप उसको भेजो। अगर आपको इंटिमिडेट कर रहा है, आपके जो भी आपको एम्प्लॉय कर रहा है, या आप अगर स्टडीज कर रहे हो तो वहां पे दो। अगर वो काम नहीं करता है तो फिर आप हमें बोल सकते हो, हम हमारे लीगल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनको लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं। और ये ऑलरेडी कल हुआ है, तो हमने जो टीसीएस के एम्प्लॉयज है हम उनके टच में थे, तो उन्होंने लेटर भेजा था और वो तो भी टीसीएस ने उनका पॉलिसी रिवर्स नहीं किया था। तो अभी जस्ट येस्टरडे ही हमारे जो आईबीए है नीलेश और दीपाली ओझा, उनके थ्रू लीगल नोटिस गया है टीसीएस को। सो इट्स अ थ्रेट सेइंग कि अगर आप ये करोगे नहीं तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। सो फिर दैट इज व्हाट द ये लीगल तो नोटिस। चलो टाटा की कंपनी हुई, बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनका क्या करें? वो इट्स बेचारे ऑल फंसे हुए हैं, लीगल ना आर्मी, ऐसे। पुलिस, गवर्नमेंट।
इट्स टोटली लीगल, इसलिए हमने वो जो एयरफोर्स वाला भी हमारा एम्प्लॉय था, उसका केस हमारी जो एआईएम है, अवेकन इंडिया मूवमेंट, उसी को असिस्ट कर रही है लॉयर्स, एचआरएल एंड ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के साथ। तो वही उनका जो केस है वो फाइट कर रहे हैं अहमदाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे वो बेसिकली उनको एयरफोर्स में बोला गया था कि आप वैक्सीन लो, उनको नहीं लेना था, उनको स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन था उनका, तो उनको ये लोग ट्राई कर रहे थे किसी भी तरीके से, जब वो इतना मतलब मजबूत था उसको नहीं लेना था, तो फिर उसको बोला गया कि आप लो, नहीं तो आपको हम निकाल देंगे फोर्स से, और आपका पेंशन भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर वो 17 गया। पायलट मर गए हैं, 17। हम्म। आई नो, तो ये लोग इतना इनको वैक्सीनेट करेंगे तो हमारी डिफेंस का क्या हाल रहेगा। इतने ले लेके सब ये लोग मतलब मर जाएंगे, एंड देन दे विल बी एबल टू ब्रिंग देयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रन पुलिस एंड मिलिट्री, रोबोट एंड एआई रन पुलिस एंड मिलिट्री, जो इनको इवेंचुअली चाहिए। सो जो ये लोग अभी इनका काम भी कर रहे हैं और इनका एजेंडा एनफोर्स करने में मदद भी कर रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए कि वो कोई इंडिस्पेंसेबल नहीं है। मतलब ये लोग भी इनके टारगेट ही है। वो एक बार इनका काम खत्म कर देंगे तो इनको रोबोट्स वगैरह से रिप्लेस किया जाएगा, और फिर ये लोग भी हमारे साइड पे ही होंगे। ये इतनी सी बात इन लोगों को समझ भी नहीं आ रही ना। अभी अभी उन लोगों को लग रहा है कि वी आर प्रिविलेज्ड। इनको ये नहीं लग रहा, वो वो काफी लोग समझते भी है, जो ऑफ कोर्स इग्नोरेंट है, वो तो उनको कोई आइडिया है ही नहीं, उनको जानना ही नहीं है, वो अपनी खुद के लाइफ में, छोटे लाइफ में वो इन्वॉल्व उनको रहते हैं। जानना भी नहीं है इस बारे में। नहीं, और जो लोग जानते भी है ना, वो ऑनेस्टली अपने सैलरीज के लिए डर रहे हैं, वो अपनी फैमिलीज के लिए डर रहे हैं, बिकॉज उनको लार्जर गेम का अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना। वो बस सोच रहे हैं कि हाँ, मैं एक ऑर्डर फॉलो नहीं करूंगा, जो मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। बट वो समझ नहीं रहे कि लार्जर गेम क्या है, कि सबके जॉब जाने वाले हैं, और जो बड़ा गेम है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, वो लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप एक बार वो समझ गए तो फिर किसी चीज का डर नहीं है। बिकॉज ये जो थ्रेट है हमारी ह्यूमैनिटी को, जो थ्रेट है, वो अभी एक छोटे जॉब जाने से बहुत बड़ा थ्रेट है। ये हमारा पूरे रेस को खत्म करना चाहते हैं, और हमें एक्सटिंक्ट करना चाहते हैं, और गुलाम बनाना चाहते हैं ये लोग। सो दैट इज मच बिगर थ्रेट देन losing your job. Right. Acha, I have been reading a lot about this birth certificate thing. Somebody has also asked here. There are some birth certificate bonds, and they are sold. And what is this entire thing all about? Can you please explain if you know about it? Yeah, it's called the legal name fraud. So क्या है ये, कॉमन लॉ और जो एडमिरल्टी लॉ है, उसके डिफरेंस पे ये पूरा जो नॉलेज बेस है वो बना हुआ है। इसका मैंने रिसर्च काफी सालों पहले किया था, इन डेप्थ मैंने इस पे काफी किताबें भी पढ़ी थी, सो आई कैन टेल यू अबाउट माय व्यूज ऑन दैट। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज के पहले लॉ ऑफ द लैंड होता था और लॉ ऑफ द सी होता था। तो लॉ ऑफ द लैंड जो होता था वो कॉमन लॉ पे बेस्ड था। दैट वाज बेसिकली बेस्ड अराउंड कि आप किसी के राइट्स को वायलेट नहीं करते, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, एंड कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड था। मतलब इफ यू गॉट इनटू एनी अग्रीमेंट विद समवन, तो फिर उसको एनफोर्स करना पड़ता था। और जो लॉ ऑफ द सी था वो टोटली मतलब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे चलता है, एडमिरल्टी लॉ उसको बोलते हैं। तो इन लोग ने क्या किया कि लॉ ऑफ द सी को ये लोग लॉ ऑफ द लैंड पे लेके आए, और फिर जो एक्चुअली में हमने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस नहीं की है गवर्नमेंट के साथ, वो हम पे थोपे गए हैं हमारा इम्प्लिसिट कंसेंट लेके। मतलब हमारे से डायरेक्ट कंसेंट नहीं लिया है, बट हमें कुछ चीजों से ट्रिक किया गया है हमारा कंसेंट लेने के लिए। और तभी जाके ये जो भी प्राइवेट कॉर्पोरेशन के लॉज है, तो बेसिकली अगर आप इस बॉडी ऑफ नॉलेज को स्टडी करोगे, तो इट कंसिडर्स के जो भी गवर्नमेंट्स एक्चुअली प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, वो एक्चुअली गवर्नमेंट्स नहीं है। बिकॉज हमने कभी इनको हमारा कंसेंट, जैसे कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट जैसे कुछ है नहीं, बिकॉज हमने कभी इनको कंसेंट दिया नहीं है। दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव इन पर्सनली ऑल्सो। बट हमें ट्रिक किया गया है हमारा कंसेंट देने के लिए, इसीलिए इनके सारे जो भी लॉज है और जो भी स्टैट्यूट्स एक्सेट्रा, ये सब हम पे अप्लाई होते हैं। सो आई डोंट थिंक दैट इट दिस pursuing this is actually going to get us solutions. In the end it all comes down to के लॉ क्या होना चाहिए और कौन उसमें मानता है। तो अगर आप पुलिस वाले को जाके ये सब बताने वाले हो, तो कभी कभी काम कर जाएगा, मे बी कभी नहीं करेगा, आप पे केस कर देगा, फिर आपको कोर्ट में जाके फाइट करना पड़ेगा ये। और जज is based on the judge who's sitting there is based on applying the legal system that we currently have. So वो आप पे वो अप्लाई करने वाला है, आप जाके कुछ भी बोल दो। बट इफ यू आर वायलेटिंग द लॉ ऑफ द लैंड, जो दे फोर्स देयर सॉर्ट ऑफ सिस्टम ऑन यू, वो लोग आपका कंसेंट अज्यूम करते हैं, जब आप कंसेंट नहीं भी किया, मैंने भी कंसेंट नहीं किया, पर अगर मैं इनका कोई लॉ फॉलो नहीं करूंगा, तो वो फिर मुझ पे चार्जेस प्रेस कर सकते हैं। और उनके पास पूरी फोर्स है, मतलब पुलिस है गोना फॉलो द ऑर्डर्स, जजेस अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ये सब बना हुआ है, उसको एनफोर्स करने वाले हैं। सो आपकी आर्ग्यूमेंट्स ये मेरे हिसाब से तो कोर्ट में काम नहीं आने वाली है। इट्स गुड टू अंडरस्टैंड एंड सी हाउ थिंग्स हैव कम,
एंड आई डेफिनेटली अग्री कि जो लॉ है हमारा आज, वो काफी सारे लॉज जो है वो टोटली बेसिकली होने नहीं चाहिए, वो एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए, बिकॉज ये आदमी के विम्स और फैंसी से बनाए गए हैं, और जो एक्चुअली में गॉड्स लॉ है, जो दैट इज बेस्ड ऑन सेल्फ ओनरशिप, मतलब हर आदमी अपने बॉडी को ओन करता है, अपनी प्रॉपर्टी को ओन करता है, और उन उसकी मतलब दूसरों की राइट्स को रिस्पेक्ट करना और अपनी राइट्स को अपने पास रखना, वो उस पे बेस्ड नहीं है, बट ये आर्बिट्ररी कमांड्स के बेस पे चलता है, जो एक्चुअली में चीजें सही भी होती है, ये उसको भी गलत बना सकता है। उसके काफी सारे उदाहरण मैंने लास्ट टाइम भी दिए थे। तो मैं भी ये लॉज में मानता नहीं हूँ, मैं नेचुरल लॉ में मानता हूँ, मैं यूनिवर्स के लॉ में मानता हूँ, जिसके इफेक्ट्स, जैसे मैंने बोला था, उसको अगर हम स्टडी करेंगे तो हम उसके इफेक्ट्स जान सकते हैं। कोई भी लॉ के हम अंडरस्टैंडिंग उसके इफेक्ट्स से जान सकते हैं। तो जब हम उस लॉ में मानते नहीं है, तब हमारी जो मोरालिटी है वो डिक्लाइन होती है, और मोरालिटी के साथ फ्रीडम भी डिक्लाइन होती है। बिकॉज फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम का मतलब है आप हर चीज कर पाओ जिससे किसी दूसरे का नुकसान ना हो रहा हो। तो आप क्या ऐसी चीजें आज कर सकते हो जिससे किसी दूसरे का नुकसान ना हो रहा हो? मैं कितनी सारी चीजें आज नहीं कर सकता। मैंने जैसे लास्ट टाइम उदाहरण दिया था, कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो वीड हो, चाहे वो कोई भी अगर फास्ट फूड हो, कुछ भी हो, कितना भी डेंजरस हो मेरे बॉडी के लिए, अगर मैं वो खुद से नहीं ले सकता तो मेरा बॉडी मेरा नहीं है। और अगर किसी ने मुझे क्रिमिनलाइज किया उसके लिए, तो वो गलत कर रहा है, मैं गलत नहीं कर रहा, बिकॉज मैं सिर्फ कुछ चीज अपने खुद के बॉडी में डाल रहा हूँ, उससे मैं किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा, तो वो टोटली सही है। हेलमेट नहीं पहनना, ऐसे कितने सारे लॉज है। अगर आप, मैं लॉज देखने जाऊंगा तो ऐसे कितने सारे लॉज है जो नेचुरल लॉ को फॉलो नहीं करते, जो बेसिकली जो खुद के लिए गलत होता है, मतलब जो इंडिविजुअल के लिए गलत होता है, उसी को क्रिमिनलाइज कर देते हैं। तो जो खुद के नुकसान पहुंचाने वाला कानून है और जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला कानून है, उसमें बहुत फर्क है। जो खुद को नुकसान पहुंचाता है वो कभी गलत नहीं होता, बिकॉज वो आपका खुद का बॉडी है, आप खुद के लिए डिसाइड कर सकते हो आपको खुद के साथ क्या करना है। बट जब बात किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले आती है, इन टर्म्स ऑफ इधर देयर प्रॉपर्टी और देयर बॉडी, तब जाके नेचुरल लॉज अप्लाई होते हैं। बट खुद पे देन इट इज योर कॉन्शियंस, आपकी लाइफ जर्नी है, वो आपको क्या करना है, उसके आप खुद कॉन्सिक्वेंसेस पर्सनल लाइफ में झेलोगे ना। अगर आपने खुद के बॉडी को ड्रग से अब्यूज किया है, तो आपको खुद उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। वो किसी कोर्ट को आपको देने की जरूरत नहीं है, वो किसी पुलिस वाले को आपको जेल में भेजने की जरूरत नहीं है। अगर वो बुरा है आपके लिए, तो आप खुद कॉन्सिक्वेंसेस फेस करोगे उसके लिए। तो ऐसे मैं दूसरे लॉज के भी उदाहरण दूं, अभी स्पीच के अगेंस्ट लॉज है कितने। ये सेम चीज नेचुरल लॉ मास्क और लॉकडाउन पे भी तो इम्प्लीमेंट होती है। एक सेकंड ना, मेरा लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया। या हाँ, सॉरी, यू वर सेइंग। यही सेम चीज लॉकडाउन और मास्क पे भी तो इम्प्लीमेंट होती है। अगर मुझे एग्जैक्टली। हाँ, सो इट्स माय चॉइस। अगर मैं बाहर जाऊंगी, अगर कोविड हवा से फैलता है, मुझे होगा तो वो मेरी प्रॉब्लम है, मेरी बॉडी है। तो व्हाई आर यू फोर्सिंग मी टू लिव इन अ मैनर दैट आई डोंट वांट टू लिव? तो ये I'll हर give you a तरह से very ये कैसे काम करता, in an ideal society how would this work? अगर let's say कोई deadly virus आया है, in fact real deadly virus, अभी तो है भी नहीं, but actually में अगर deadly virus आता और अगर हम sane society में जी रहे होते, so I would have my business, I would have my house, I would have my body, you would have the same। तो अगर आप ठीक हो मुझसे इंटरेक्ट करने के लिए, अगर आप ठीक हो कि आप मेरे पास आए और आपको पता है कि कुछ रिस्क है कि मुझसे आप में कुछ में मतलब आई विल ट्रांसमिट समथिंग टू यू, और अगर आप उस रिस्क को एक्सेप्ट करने के लिए ठीक हो, तो भाई कोई थर्ड पार्टी हमें आके कैसे रोक सकता है? एग्जैक्टली। सो इन दिस सेटिंग, गवर्नमेंट हैज बेसिकली सबके लिए वो मतलब मम्मी पापा बन गए कि आप सबसे दूर रहो, बिकॉज हमको नहीं चाहिए कि आपको किसी को कुछ हो जाए। जब वो एक्चुअली हमारी अडल्टहुड जो है, हमारी खुद की सॉवरेंटी है, हमारी खुद का जो कॉन्शियंस है, जो हमारी खुद की लाइफ कंट्रोल करने की कैपेसिटी है, वो हमसे छीन के वो अपने हाथ में ले ले, जो टोटली गलत है। ये सारे डिसीजन जो है वो इंडिविजुअल्स को लेने चाहिए अपनी खुद की रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करके। हम कितने सारे रिस्क लेते हैं लाइफ में। मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपको रिस्क लेना है कि आप स्काई डाइविंग करो, उसमें चांस है कि आप उसमें पैराशूट नहीं खोलेगा, आप मर जाओगे। बिल्कुल। तो कैन आई फोर्स यू टू नॉट टेक दैट रिस्क? आपको लेना है ना वो। सो इन अ सिमिलर वे, अगर आपको बाहर निकलना है, अगर आपको आपकी आजादी पसंद है, आपको नेचुरल एयर पसंद है, आपको बाहर जाना, लोगों को देखना और इन द नेचुरल वर्ल्ड रहना अच्छा लगता है, पर उसके साथ छोटा रिस्क आता है कि आपको कुछ वायरस आ जाएगा, उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना वो रिस्क? आप वो बंजी जंपिंग वाला एग्जांपल अप्लाई करो यहाँ पे। सो नेचुरल लॉ इज वेरी सिंपल। आपको बस सोचना है कि कोई भी लॉ को अगर आपको एनालाइज करना है, कोई भी गवर्नमेंट का लॉ हो, अगर अगर उसको आपको एनालाइज करना है और देखना है कि क्या ये नेचुरल लॉ को फॉलो करता है या उसके अगेंस्ट है, तो आपको बस इतना देखना है कि लॉ को वो दो लोगों पे अप्लाई करना है। और वो लॉ बेसिकली इस चीज के बारे में होना चाहिए कि दो लोगों के बीच में कुछ नुकसान रोक रहा है वो।
मतलब अगर जैसे मैं लेट्स से आई टॉक अबाउट लॉज अगेंस्ट फ्री स्पीच, ठीक है, तो काफी सारे मिस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट लॉज है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए सेडिशन में आ जाते हैं वो सारी चीजें। तो क्या उस लॉ में जो कंटेंट है अगर मैं प्रैक्टिस करूं, उससे क्या किसी दूसरे को फिजिकल नुकसान पहुंच रहा है उसकी बॉडी या प्रॉपर्टी को? क्या मेरे स्पीच से किसी बॉडी या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच रहा है? या मैं आपके स्पीच से आपको हार्म कर सकता हूँ फिजिकली? आई कांट डू दैट, आई कांट हार्म योर प्रॉपर्टी। सो इट इज टोटली इन लाइन विद नेचुरल लॉ, क्योंकि मैं आपकी फ्रीडम को ले नहीं रहा। आपका फ्रीडम का डेफिनेशन क्या है कि आप आपका ये जो बॉडी है उसको पूरी तरीके से एक्सरसाइज कर सको। आपकी प्रॉपर्टी जो है, आपने जो जस्टली प्रॉपर्टी आपकी अक्वायर की है, उसमें आप जो भी करना है आप कर सकते हो विदाउट कॉजिंग हार्म टू समवन एल्स। अगर मैं उसको रोकता हूं इन सम वे, इफ आई एम हार्मिंग योर बॉडी इन सम वे, इफ आई एम हार्मिंग योर प्रॉपर्टी इन सम वे, और इफ आई एम वायलेटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू, अगर हमने कुछ अग्रीमेंट किया और मैं उसको वायलेट कर रहा हूं, then I am transgressing, then I am breaking natural law, then I have consequences. But anything other than that is your right, it's your birthright, और आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए वो चीज करने के लिए। एंड इसमें काफी सारे उदाहरण आते हैं। मैंने ड्रग लॉज का एग्जांपल दिया, मैंने लॉज अगेंस्ट फ्री स्पीच का एग्जांपल दिया, टैक्स लॉज का भी वही एग्जांपल है कि आपको कैसे, मतलब अगर मैंने टैक्स नहीं दिया, क्या मैं किसी को नुकसान पहुंचा रहा हूँ? क्या मैं आपको नुकसान पहुंचा रहा हूँ, आपकी बॉडी को या आपकी प्रॉपर्टी को? आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा मैं, वो मेरा पैसा है, मैंने कमाया है। I have put my hard earned money, I have earned that money, I should decide where I spend it. ठीक है, तो अगर आपको कोई चोर आके फोर्स नहीं कर सकता, या कोई गरीब आदमी भी आपसे आके पैसा नहीं ले सकता बिकॉज वो ट्रबल में है, उसको ऑर्फनेज को भी देना है, वो चाहे वो कुछ भी करे उस पैसे से, पर वो मेरा पैसा है ना, मुझे देना है, चैरिटी के लिए मैं दूंगा, आप मुझसे आके फोर्सफुली ले नहीं सकते हो। सो गवर्नमेंट को कैसा अधिकार मिला कि हमसे पैसा छीन ले? तो इट्स अ सिंपल थिंग। वो आप वो दो लोगों का सिनेरियो सोचोगे और उसको हर जो भी गवर्नमेंट का लॉ है उसको अप्लाई करोगे आप यहाँ पे, तो आप इजीली जान पाओगे कि क्या नेचुरल लॉ के अलाइनमेंट में है और क्या वो मैन्स करप्ट लॉ है। सो 95% लॉज नहीं है नेचुरल लॉज के हिसाब से। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट ना। दैट्स व्हाई वी आर लिविंग इन टिरनी, इसलिए हम स्लेवरी में जी रहे हैं, बिकॉज जो कितनी सारी चीजें जो हमें फ्रीली करने का अधिकार होना चाहिए, वी शुड, किसी की परमिशन भी नहीं चाहिए हमें। अगर कोई लेक है और उसको किसी ने उसको ओन नहीं किया है, तो हमें अधिकार होना चाहिए कोई फिशिंग लाइसेंस लिए बिना हम वहां पे जाके फिश कर सके, बिकॉज हम किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रहे। सो ऐसी सारी चीजों के आप बारे में सोचना शुरू करोगे, इसके लिए हमारी फ्रीडम पहले से ही नहीं थी। अभी ये प्रॉब्लम नहीं, अभी एग्जैजरेट हो रही है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि ये पैंडेमिक के टाइम पे तो ज्यादा ही हो गया है। इन्होंने सबको घर पे बंद करके रखा है, सांस भी नहीं लेने दे रहे, लोगों से मिलने भी नहीं दे रहे, ट्रैवल भी नहीं कर सकते, गार्डन भी नहीं जा सकते, आप बीच पे नहीं जा सकते, आप सड़क पे, मतलब क्या है? मेरे देश की धरती, मेरा शरीर, कोई है भी नहीं यहाँ पर, मेरे अकेली को बीच पे आने से क्या हो जाएगा? या 8-10 लोग आ जाएंगे या 20 भी आ जाएंगे। जब आप सांस लेते हो और जब व्हेन यू एक्सहेल, जब आप सांस बाहर जाती है तो वो तो फैल जाती है, तो थोड़ी ना कोई 2 फुट खड़े दूर आदमी को कुछ होने वाला है। नहीं, पर ये कर सकते हैं ना लोग। देखो, इन अ फ्री सोसाइटी, अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, आप कोई बीच ओन करते हो, लेट्स से यू ओन अ बीच और यू ओन अ पार्क, प्राइवेट पार्क और समथिंग, तो आप वहां पे रूल सेट कर सकते हो ना। बिकॉज जैसे मैंने बोला, जो प्रॉपर्टी को ओन करता है, और हम चीजें ओन कैसे करते हैं कि अगर हम सब दुनिया पे आए और सब चीजें अनओन थी, मतलब किसी चीज पे किसी का कोई ओनरशिप नहीं था, कोई हक नहीं था उस पर जब हम अपना जो एनर्जी है, जो लेबर है, हम उसको मिलाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, तब वो चीज हमारी हो जाती है, बिकॉज हमने हमारी एनर्जी उसको बदलने में लगाई है। जो कुदरत की थी, जो किसी की नहीं थी, वो हमारी हो जाती है तब। तो अगर उस चीज पे हमें हक होना चाहिए, सारे जो भी रूल्स है उसके लिए सेट करने के लिए, वो चीज हमारी है, तो आपका प्राइवेट पार्क हो सकता है और आप वहां पे रूल रख सकते हो कि अगर आपके पार्क में कोई आया और उसने वैक्सीन नहीं लिया तो वो अलाउड नहीं है। वो आपका पार्क है तो आपको हक होना चाहिए। सिमिलरली अगर किसी का दूसरे का पार्क है, बट वो ठीक है, कोई भी आया, उसने मास्क नहीं पहना, वैक्सीन नहीं पहना, वो आ सकता है और उसके पार्क में घूम सकता है, तो वो उनका राइट है। तो ऐसे जाके आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे ना। पब्लिक प्रॉपर्टी में तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, लेकिन क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये बीएमसी की या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। वो पब्लिक प्रॉपर्टी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, आई टेल यू व्हाई। ठीक है, वो अभी काफी कॉन्ट्रडिक्टरी साउंड करता होगा, बट आई थिंक एवरीथिंग शुड बी प्राइवेटाइज्ड, बिकॉज आई डोंट मीन प्राइवेटाइजेशन इन द सेंस कि अंबानी अडानी ये सबको ओन करना चाहिए, बट आई थिंक प्राइवेटाइजेशन इन द सेंस ऑफ हम सबको प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज वे में ओन करनी चाहिए, ताकि हम खुद के रूल्स उस पर सेट कर सके, और ये टाइप का सेंट्रलाइजेशन और कहते हैं मोनोपोलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो ना सके। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पब्लिक प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट को सिर्फ लॉ पास करना है कि कोई भी पब्लिक गार्डन में आप घूम नहीं सकते। लेट्स से गार्डन्स काफी सारे प्राइवेटाइज होते हो, अलग अलग लोग ओन कर रहे होते हो,
किसी को मतलब करना है कि मेरे गार्डन में कोई भी आके घूम सकता है विदाउट मास्क विदाउट वैक्सीन, एटलीस्ट आप वहां पे जा सकते हैं। अभी के सिनेरियो में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट को इन लोग ने कैप्चर करके रखा है, तो जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पे ये बेसिकली एक लॉ पास कर देते, सब पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, आपके पास कोई एस्केप नहीं है। अभी जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है, पब्लिक पार्क छोड़ दो, ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये इन लोग ने अगर बीएसटी पे अप्लाई कर दिया कि बेस्ट के बसेस में सबको मास्क पहन के जाना है, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई प्राइवेट बस सर्विस नहीं है जो आपको अलग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या आपको बोल रहा है कि लेकिन आप मास्क के बिना आप आ सकते हो यहाँ पे। इसका भी तो एक ड्रॉबैक है ना, क्योंकि जो इंसान इसे प्राइवेटली ओन करेगा वो उसकी फिर वो दादागिरी चलेगी, बिकॉज एवरीबडी हियर इज सेल्फिश। एवरीबडी यहाँ पे सब अपनी सोचते हैं, सब पैसा कमाना चाहते हैं। जैसे कैपिटलिज्म इज बेस्ड ऑन कर दिया, और कितनी सारी चीजें, मेट्रो जो है वो रिलायंस की है, गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट गलत है लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी बहुत फेवरेबल नहीं है मेरे हिसाब से। That's what I'm saying. जो प्राइवेट सेक्टर आप अभी देख रहे हो, that is comprised of big corporations and all, वो नहीं होगा in a free society, because ये जो भी लोग हैं जो बड़े बड़े corporations करके मेगा behemoths खड़े करके रखे हैं, इनको कितने सारे benefits मिलते हैं, इनको इतनी सारी subsidies मिलती है गवर्नमेंट से, इनको इतना सारा फ्री लैंड मिलता है, regulations भी इनके फेवर में पास किए जाते हैं against the detriment of small business owners। तो जो भी सारे रेगुलेशन ये लोग पास करते हैं, दे मेक इट डिफिकल्ट फॉर स्मॉल बिजनेसेस टू एंटर द मार्केट। मतलब हम और आप जैसे लोग जो अगर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मतलब मैं आपको उदाहरण दूं, एक टू रन अ सिंपल रेस्टोरेंट इन मुंबई आपको एक आई थिंक 20 या 22 लाइसेंसेस चाहिए। ठीक है, क्या who is it easy for? Is it easy for Ambani to enter the restaurant space or for me with 20 licenses and paperwork and loads of money and loads of politicians to bribe? अंबानी, राइट? सो जितने सारे ये लोग हमारी सेफ्टी के नाम पे रेगुलेशंस और लाइसेंसेस, जितने सारे बैरियर्स टू ट्रेड सेटअप करते हैं, जितने सारे ये मिनिमम वेज लॉज और ये जो भी लेबर लॉज है, जितने ये सारे होंगे उतना ही ये गरीब लोगों को और जो नॉर्मल लोग हैं उनको कम्पीट करने से रोकेंगे। सो इन अ प्राइवेटाइज सोसाइटी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सब चीज प्राइवेट होगी, कैपिटलिज्म जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे दूसरों की हेल्प करता है। मतलब अगर आपको कैपिटलिस्ट बनना है, कैपिटलिस्ट भी काफी वर्ड को डिमोनाइज किया गया है, बट कैपिटलिज्म जस्ट मींस आप किसी चीज के लिए सेविंग कर रहे हो, और आप जब उस चीज के लिए सेविंग करते हो, एक टाइम आपको इतना कैपिटल मिल गया, फिर आप उसको डिप्लॉय करते हो एक बिजनेस क्रिएट करने के लिए जो दूसरों की सेवा कर रहे हो। आप बेसिकली मार्केट की डिमांड्स को फुलफिल कर रहे हो, तो आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट में दूसरों की हेल्प कर रहे हो। गवर्नमेंट में ऐसे नहीं होता, उनका मतलब कोई हमारी हेल्प नहीं हो रही, बस उनके जेबें भरी जा रही है अभी के टाइम पे। सो इन दैट सेंस ग्रीड इज नॉट बैड। लोग सोचते हैं ग्रीड बैड है, बट जब सोसाइटी फ्री होगी और जब फ्रीली compete कर पाएंगे मार्केट में, तो मार्केट विल होल्ड देम अकाउंटेबल। अगर कोई ग्रीडी बन के ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर रहा है तो मार्केट से निकल जाएगा, बिकॉज अगर कोई बैरियर्स टू ट्रेड नहीं है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी क्या है, इतने सारे बैरियर्स टू ट्रेड सेटअप किए गए। अगर आपको कोई बिजनेस में घुसना है, आपको गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स भी चाहिए, टेंडर्स भी चाहिए, तो यू हैव टू बी पैली विद देम ना। अगर आपको क्लब में नहीं हो तो आपको मिलने नहीं वाले। So this is all a problem of state excess tariffs, taxes, regulations। ये सारी चीजें हमारे लिए लाइफ मुश्किल करती है। और तो अगर वो सारी चीजें हट जाए या ड्रास्टिकली कम हो जाए, और जो मार्केट है, जो compete करने की जो क्षमता है, वो सबके लिए खुल जाए, तो काफी लोग आके उसमें compete कर पाएंगे। That will automatically bring the prices down, and that will automatically bring in a competitive environment जहाँ पे अगर कोई भी फाउल प्ले करेगा तो उसके अगेंस्ट रियल टाइम कॉन्सिक्वेंसेज है। वोटिंग क्या होता है कि आप आपके पैसे से रियल टाइम डिसाइड कर सकते हो कौन बिजनेस में जाता है, कौन नहीं जाता है। तो अगर ऐसे कोई टाइम पास करेगा या कोई मार्केट को बेसिकली, अगर किसी ने आके कह दिया कि मुझे अपने रोड पे, या किसी का प्राइवेट रोड है, उसने आके कह दिया कि मुझे अपने रोड पे कोई भी अनवैक्सीनेटेड लोग नहीं चाहिए, तो उसको इतना बुरा बॉयकॉट करेंगे पूरी अनवैक्सीनेटेड कम्युनिटी कि वो बिजनेस के बाहर चले जाएगा। सो इट इज द मार्केट, रियल टाइम यू डिसाइड ना। और सबकी लिबर्टीज होगी। अगर आप कोई भी जगह पे पहुंचने के लिए 10 अलग तरीके हो सकते हैं, यू कैन फ्यूचर में अलग टेक्नोलॉजीज भी आ सकती है जो गवर्नमेंट के थ्रू भी सप्रेस की जा रही है, उससे ट्रैवल और इजी हो सकता है। ये सब इम्प्लीमेंट करने में तो सालों लग जाएंगे। या दैट्स ट्रू। ये तो मतलब सपना लग रहा है, तो कल्चर चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। कल्चर चेंज एंड आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी जाके आप आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अभी लोग तो पुराने पैराडाइम में जी रहे हैं जहाँ पे सोचते हैं कि गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट और हमें गवर्नमेंट को कंट्रोल होना चाहिए, करेंसी पे, रोड्स पे, मिलिट्री पे, पुलिस पे। सो उन्होंने ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर नहीं किए है कि कैसे दूसरे वेज में जो काफी बेटर है, नेचुरल लॉ के अलाइनमेंट में है, और हमें और प्रॉस्पेरस बनाएगी, हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी को बनाएगी, हमारे फ्रीडम्स को एनहांस करेंगी। ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, बट गवर्नमेंट ने आपको एजुकेशन के सिस्टम के थ्रू ही वो सिखाया नहीं है, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम ही ये लोग कंट्रोल करते हैं। तो क्यों आपको एजुकेशन सिस्टम में क्या सिखाया जाएगा
कि गवर्नमेंट के बिना ये डिफेंस कैसे चलेगा, गवर्नमेंट के बिना रास्ते कैसे चलेंगे, यू नॉट गोना बी टॉट दैट ना। मैं भी आपको बस एक ग्लिम्स दे रहा हूँ, उस पर आप पूरी पूरी किताब पढ़ सकते हो, जो भी आपके डाउट्स है कि यार अगर मतलब कितने सारे डाउट्स पूछते हैं लोग कि गवर्नमेंट के बिना रास्ते कैसे बनेंगे, और फिर कोई प्राइवेट पुलिस रहेगा तो किसी को आके भी उड़ा देगा, ऐसे बेसिक डाउट्स रहते हैं लोगों के। सो ऑल दीज हैव बीन एड्रेस्ड इन ग्रेट डिटेल, और उसके लिए आपको जाके वो सेल्फ स्टडी और जो परस्यूएंस है नॉलेज का वो होना चाहिए। मैं आपको बता सकता हूँ, पर आप सोच सकते हो ये होगा तो फिर क्या होगा, ये होता तो काफी सारे आंसर्स और जो मटेरियल है उसका अवेलेबल है, उसको अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो रोड्स पे, पुलिस पे, मिलिट्री पे, लीगल सिस्टम पे भी। लीगल सिस्टम भी गवर्नमेंट के बिना कैसे चल सकता है, और कैसे एक वॉलंटरी लीगल लीगल सिस्टम सिस्टम कैसे हो चल सकता सकता है गवर्नमेंट के बिना? है। दैट्स अ डिफिकल्ट वन, पर आप सोचो साइंस कैसे चलता है, और या लैंग्वेज, लैंग्वेज पे किसी जैसे का गांव में मोनोपोली है क्या? पंचायत चलती है। नहीं नहीं, सो देयर आर, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ। सो लेट्स से वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूटेड लीगल सिस्टम जहाँ पे अलग अलग कोर्ट्स हो, कोई भी अपना कोर्ट सेटअप कर सकता है। एंड मोस्ट लाइकली क्या होगा कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे डिफेंस प्रोवाइडर्स के साथ, मतलब देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट डिफेंस प्रोवाइडर्स जो आपको बचा रहे हो। मतलब अगर आपको घर पे कोई आके चोरी करे, या आपको किसी ने नुकसान आके पहुंचाया, आप कैसे अभी पुलिस को कॉल करते हो, तो आप यू विल बी एबल टू कॉल वन ऑफ दोस डिफेंस प्रोवाइडर्स ओनली। फर्क क्या रहेगा कि वो अभी के डिफेंस प्रोवाइडर्स मोनोपोली है, मतलब गवर्नमेंट जो बोलती है वो उनको फॉलो करना पड़ता है। वो टाइम पे डिफेंस प्रोवाइडर्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, उनमें आप मार्केट का इंसेंटिव आ जाएगा। मतलब अगर कोई बुरा परफॉर्म कर रहा है, सोचो कि आपको कोई डिफेंस वाला आपके अधिकार रिस्ट्रिक्ट कर रहा है वो दुनिया में, तो एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको डिफंड कर सको, आप उसको पैसा देना बंद कर सको, क्योंकि वो आपको आके नुकसान पहुंचा रहा है। आपने उसको पैसा दिया था आपको बचाने के लिए, पर वो आके आपके फ्रीडम्स और राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो आपको उसको पैसा क्यों देना है? वो नहीं दोगे आप, तो आप उससे ले लोगे। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, वो पुलिस वाला कुछ भी कर दे आपके साथ, आप उससे पैसा नहीं ले सकते। वो कैसे अप्रेस कैसे कर रहा है आपको, जो लॉकडाउन में इतने बुरी तरीके से लोगों को पीटा गया है, वो कैसे हो रहा है? बिकॉज हम ही उनको पैसा दे रहे हैं, वो हमारा पैसा है ना, हम हमारे थ्रू से टैक्स पेयर मनी में जाता है, वो फिर उनको जाके पे आउट होता है। तो उनको अगर हमें रोकना है तो उनको फंडिंग डेफिनेटली कम करना पड़ेगा, और वो फंडिंग वो पैसा लिए बिना होगी नहीं। फिर आप पैसा रोकने जाओगे तो फिर आपको बोलेंगे आप टैक्स इवेड कर रहे हो, आप क्राइम कर रहे हो, आप लॉस ब्रेक कर रहे हो। पर जैसे मैंने आपको बोला, टैक्स इवेजन कोई क्राइम नहीं है, बिकॉज इससे किसी का नुकसान नहीं पहुंच रहा। आपका राइट। अगर पैसा लेना है किसी को तो आपकी मर्जी और कंसेंट से लेना पड़ेगा, वो हम सबका बेसिकली सेम राइट्स है। तो मैं आपसे किसी मतलब आपसे आके मैं अभी फोर्सफुली पैसा नहीं ले सकता किसी चैरिटी को देने के लिए, तो वो सरकार के पास भी वो अधिकार नहीं है। हमारे पास जो अधिकार है वही सरकार को हम दे सकते हैं। अगर हम किसी से फोर्सफुली पैसा नहीं ले सकते तो टैक्सेशन कभी मॉरल नहीं हो सकता, वो हमेशा इमोरल और इलेजिटिमेट ही होगा। Right. Johan, what is this bone death black fungus thing? Somebody's repeatedly asking that